हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1976। सॉरी 1956 है, सॉरी 1956। तो देखिए हम इसमें सेक्शन 8 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सेक्शन 8 हमें बता रहा था कि हिंदू नारी जो है, हिंदू महिला जो है वो दत्तक लेने के लिए कैसे समर्थ है, कैसे कैपेबल है, उस चीज़ की बात हमें बताई सेक्शन 8 ने। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 9। देखिए सेक्शन 9 जो है वो बात करता है दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। अभी तक हमने पढ़ा था कि दत्तक किस एडॉप्शन जो है वो किस तरीके से होगा। तो ये बताया सेक्शन 5 ने कि भाई मेरे अंदर जो भी रूल्स हैं, जो इस एक्ट के अंदर जो भी लॉ हैं, उसके तहत एडॉप्शन लिया जाएगा। सेक्शन 6 ने बताया कि कौन से एडॉप्शन ऐसे हैं जो लीगल होंगे, वैलिड होंगे। सेक्शन 7 ने बताया कि भाई पुरुष अगर एडॉप्ट करता है बच्चे को तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैपेबल समर्थ्य कैसे होना चाहिए वो। सेक्शन 8 बताता है कि अगर कोई महिला अगर अडॉप्ट कर रही है बच्चे को तो वो किस तरीके से कैपेबल होनी चाहिए बच्चे को गोद लेने के लिए। ठीक है। अब ये बात तो हो गई थी कि जो गोद ले रहा है उसकी समर्थ्य की बात की गई थी, उसकी कैपेबिलिटी की बात की गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो गोद दे रहा है वो क्या करेगा, वो उसकी सक्षमता कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से कैपेबल होना चाहिए, उस चीज़ की बात कर रहा है कि कौन कौन जो हैं वो एडॉप्ट बच्चे को एडॉप्ट करा सकते हैं, दे सकते हैं, यानी कि दूसरे किसी व्यक्ति को गोद दे सकते हैं। तो ये सेक्शन 9 बात करता है उन व्यक्तियों की जो गोद देने में सक्षम है, यानी कि कैपेबल है किसी दूसरे को अपना बच्चा देने के लिए। तो इसमें कौन कौन है? सेक्शन 9 का 1 कहता है कि माता पिता, अपत्य के माता पिता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने के लिए सामर्थ्य नहीं रखेगा। देखिए अपत्य का जो यूज़ किया गया है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि अपत्य का जो मीन्स होता है वो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है। क्योंकि अगर हम जब हम हिंदी एक्ट पढ़ते हैं, जब हम हिंदू अधिनियम का हिंदी में अगर हम एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बच्चे के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो अपत्य किया गया है। तो देखिए अगर बहुत जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, अगर उन्हें उनके क्वेश्चन में कहीं अपत्य लिखा दिखता है, अपत्य लिखा दिखता है तो कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब चाइल्ड होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चा है उसको गोद कौन दे सकता है? माता पिता और उसका जो गार्जियन है वो। उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस बच्चे को गोद नहीं दे सकता किसी को। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो इन्होंने ये बता दी कि जो बच्चा गोद दे सकता है उसमें कौन आएगा? माता पिता आएंगे उसके, या उसका गार्जियन यानी कि संरक्षक आएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सेक्शन 9 के 2 की उपधारा सबसेक्शन 4 के अध्ययन पिता या माता पिता को यदि वो जीवित है तो दत्तक में पुत्र या पुत्री को समान अधिकार होगा दत्तक देने का। यानी कि अगर माता पिता जीवित हैं तो वो अपने, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे अडॉप्ट कर किसी को अडॉप्शन देने में उनको पूरा राइट होगा। ठीक है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ बोल दी इन्होंने, उपधारा 4 के अधीन, यानी कि सब सेक्शन 4 की बात की गई है कि उसके अंतर्गत रहते हुए, यानी उसके अध्ययन होते उसको रीड करते हुए आप ये काम करेंगे। तो सेक्शन 9 का 2 तो आपको जीवित व्यक्ति की बात कर रहा है। अब बात आती है सब सेक्शन 9 के 4 की। तो देखिए जब भी कभी इस तरीके से एक्ट के अंदर किसी दूसरे सब सेक्शन का जिक्र हो रहा हो तो पहले आप उसे पढ़ लें ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि हमें क्या देखना चाहिए। सबसेक्शन 2 ने बोला ना कि उपधारा 4 को अधीन होते हुए, तो वो क्या है उसकी बात कर रहा है। जहां माता पिता दोनों मर चुके, देखिए 9 सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 जीवित माता पिता की बात कर रहा था, लेकिन 9 का सबसेक्शन 4 जो है यानी कि 9 का उपधारा 4 जो है वो मरे हुए, यानी कि जो माता पिता मर चुके हैं या पूर्ण या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों या अपत्य को त्याग चुके हो, यानी कि बच्चे को त्याग चुके हो, और किसी सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने, यानी कि जिस न्यायालय को इस तरह के मैटर देखने का राइट है, उसको अधिकार है, उसकी जुडिक्शन में आता है, तो उसने अगर उस माता पिता को अगर उसने विचित घोषित कर दिया है, यानी कि उसको डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये अनसाउंड माइंड है। ठीक है। तो जहां व्यक्ति की अपत्य की जनकता का ज्ञात ना हो या फिर उसकी
उसके जो जब पेरेंट्स का है उसके बारे में जानकारी ना हो। तो किस चीज़ों की बात करें, जहाँ माता पिता मर चुके हों, माता पिता ने संसार को त्याग दिया हो, चाहे पूर्ण रूप से या अंतरिम रूप से, यानी कि चाहे तो पार्टली करा हो, थोड़ा बहुत त्यागा हो, या फिर पूरे तरीके से त्याग दिया हो। देखिए, संसार त्याग कर चुका है, संसार त्यागने का एक मीन्स जो होता है आम भाषा में हम कह सकते हैं, जो लोग वैराग्य हो जाते हैं, यानी कि जो लोग साध्वी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, ठीक है, अपना ग्रस्त जीवन बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं संसार को त्याग देना। ठीक है। और विकृचित, इंग्लिश में इसे अनसाउंड माइंड कहते हैं। अगर चित्त विकृति का होता है तो उसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, और विकृचित होता है तो इसका मतलब अनसाउंड माइंड होता है। ठीक है। तो या ये हो, या फिर उस बच्चे की जनकता के बारे में पता ना हो, यानी कि उसके पेरेंट्स कौन हैं उसके बारे में ना पता हो, तो उस अपत्य का संरक्षण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से, यानी कि जो उस बच्चे का गार्जियन है और उसको कोर्ट ने जो उससे पहले कोई आज्ञा दे रखी है, आज्ञा देखिए किस चीज़ की, जिसमें उसको ये बता रखा है कि भाई आप गार्जियन हैं, आप इसके अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं, आप इसे किसी को गोद दे सकते हैं, इसके वेलफेयर में अगर जो भी चीज़ अच्छी होगी वो आप इसका कर सकते हैं। तो इस तरह की आज्ञा है उसको, और उस अपत्य किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत वह स्वयं संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकेगा। देखिए, अब उन कोर्ट ने क्या कहा, मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जो वो संरक्षक है, जो गार्जियन है, वो अपने आप को भी गोद दे सकता है, बच्चे को खुद भी गोद ले सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी सेकंड पर्सन को ही दे, वो अपने आप को भी ले सकता है ना। तो देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देख बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मुझे कोई बच्चा रास्ते में मिला, मैं उस बच्चे को अपने घर ले आई, मैंने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब ना तो मेरे पास उसकी गार्जियनशिप है और ना ही मैं उसके पेरेंट्स हूँ, तो क्या मैं उस बच्चे को गोद दे सकती हूँ? किसी को नहीं दे सकती हूँ। या मैं उसको इस तरीके से अपने पास रख सकती हूँ? नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि लीगली देखा जाए तो ये गलत है। तो क्या होगा, मैं कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करूंगी कि भाई मुझे इसका गार्जियन घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए कि मैं इसकी गार्जियन हूँ। तो कोर्ट मेरी बातों को देखते हुए, मेरी बातों को सुनते हुए, समझते हुए, और उस बच्चे का वेलफेयर को देखते हुए मुझे उसका गार्जियन अपॉइंट कर देगी। और उस गार्जियन से मुझे अपॉइंट करेगी कोर्ट, तो वो उसमें लिख देगी कि उस बच्चे का जो भी वेलफेयर होगा, उससे रिलेटेड जो भी फैसले होंगे, उसे करने के लिए मैं कैपेबल हूँ, मैं सामर्थ्य रखती हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, मुझे गार्जियनशिप तो उस बच्चे की मिल गई, तो अब मैं उस बच्चे को या तो किसी और को सौंप सकती हूँ, अडॉप्ट करवा सकती हूँ, या फिर मैं चाहूँ कि भाई ठीक है, मैं किसी तीसरे को क्यों, मैं किसी सेकंड पर्सन को क्यों दूँ, बच्चा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा दिल मिल गया इससे, तो मैं उस बच्चे को खुद भी गोद ले सकती हूँ। तो ये कंडीशन कहाँ आई है, जहाँ माता पिता मर चुके हों, जहाँ माता पिता ने संसार त्याग दिया हो, जहाँ कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो, या उन्होंने बच्चे को त्याग दिया हो, या फिर उस बच्चे की जनकता का कोई पता ना, यानी कि उसके माता पिता का ही कोई अता पता ना हो। ठीक है। तो अब सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 में हमने ये पढ़ा था कि माता पिता अगर जीवित हैं तो उन्हें पूर्ण अधिकार है अपने बेटे या बेटी को एडॉप्ट कराने का, किसी को देने का। ठीक है। तो लेकिन यहाँ बात सब सेक्शन 4 को उनका सब सेक्शन 4 का अध्ययन होकर ही करेंगे। तो देखिए, सब सेक्शन 4 के अंदर माता पिता के मरने और संसार त्यागने की बात के अंतर्गत कह दिया। ठीक है। अब आती है, अभी हम 9 का सबसेक्शन 2 को आगे करते हैं। इसमें फिर कहा गया, परंतु जब तक कि उसमें से एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार त्याग ना कर चुका हो। सबसेक्शन 9 के 2 ने कहा कि अगर माता पिता जीवित हैं तो अपने बेटा या बेटी दोनों को उनको एडॉप्शन देने का राइट है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा, अगर मान लीजिए, आगे इन्होंने कहा कि परंतु अगर पूर्ण रूप से माता पिता में से किसी एक ने पूर्ण रूप से संसार त्याग दिया है, या वो हिंदू नहीं रहा है, ठीक है, पूर्ण और अंतिम रूप, देखो दोनों आता है इसमें। ठीक है। या तो उसने प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया है, संसार को त्याग दिया है, या कुछ हद तक त्याग दिया है लेकिन कुछ हद तक वो संसार में है लेकिन जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल रहा है अपने बच्चे की, या वो हिंदू नहीं रहा है, या फिर जो सक्षम अधिकारिता वाला कोर्ट है, न्यायालय है, उसने उसको अनसाउंड माइंड विकृचित का घोषित कर दिया है। तो उसके अंतर्गत अगर ऐसा कोर्ट ने नहीं किया है, या वो हिंदू है और वो संसार को उसने संसार को नहीं त्यागा है, तो उसमें दूसरे पक्ष यानी पति, अगर पति हो चुका है ऐसा, पति है तो पत्नी की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, और पत्नी अगर ठीक है और पति ने ये सब चीज़ें कंप्लीट है तो पति की सहमति लेना ज़रूरी है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा
कि जहाँ पर एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और दूसरे व्यक्ति ने या तो संसार को त्याग दिया या उसे अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया, तो आपको उसकी सहमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर वो कैपेबल है, वो समर्थ है, वो साउंड माइंड है, वो हर तरीके से चीज़ों को सोचने समझने की उसको ताकत है, वो हिंदू है, उसने गृहस्थ जीवन यानी संसार को भी नहीं त्यागा, तो आपको उसकी सहमति लेना जरूरी है। तो देखिए ये दोनों हो सकते हैं, पति भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकता है, ठीक है ना। पत्नी के साथ अगर सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, पत्नी हर तरीके से कैपेबल है, साउंड माइंड है, तो आपको पत्नी की सलाह लेनी पड़ेगी। और अगर पति है तो पति के लिए भी। कहने का मतलब मेरा ये है, आप समझ रहे होंगे कि अगर पत्नी एक पूर्ण रूप से उन दोनों में से अगर किसी एक के साथ ये घटनाएं घटी हैं, जैसे वो संसार को त्याग चुका हो, हिंदू ना रहा हो, कोर्ट ने उसे साउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो, तो आपको उसकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो समर्थ है, वो साउंड माइंडेड है, सब कुछ वो नॉर्मल है, वो गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो आपको उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। ये सेक्शन सबसेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 कहता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 9 का सबसेक्शन 4 ये कहता है, उसको अधीन रहते हुए करेंगे कि अगर जहाँ माता पिता मर चुके हैं, तो वहां पे जो संरक्षक है, जिसको कोर्ट ने उसका गार्जियन बताया है, जो ऑर्डर कर रखा है उससे पूर्व, उसके तहत वो सारे काम कर सकता है, गोद दे भी सकता है और खुद भी उसको गोद ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। देखिए इसमें 9 का सबसेक्शन 3 खत्म कर दिया गया है। ये 2010 में इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। पर्सनल लॉ व्यक्ति विधि यानी कि पर्सनल लॉ संशोधन अधिनियम 2010 में इसको खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 की। देखिए सबसेक्शन 5 क्या कहता है इसका, न्यायालय किसी संरक्षक की उपधारा 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व, यानी कि जो सबसेक्शन 4 में दिया है, जिसमें माता पिता मर चुके हैं, बच्चे को त्याग चुके हैं, या कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, या फिर वो आप कह सकते हैं कि वो बच्चे की जनकता का ज्ञात नहीं है, तो उसको रहते हुए इन्होंने कहा उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कोर्ट जो गार्जियन अपॉइंट करेगी, उस गार्जियन को अपॉइंट करते समय वो बच्चे की आयु, उसकी समझने की शक्ति कितनी है, दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा, यानी कि जिसको गोद दिया जा रहा है, दत्तक दिए जाने यानी कि आप जब उसको अडॉप्ट की करवाया जा रहा है किसी से, तो उसमें बच्चे की इच्छा पर सम्यक विचार करके इन सारी चीज़ों को सोच समझकर आप इस बारे में समाधान कर लेगा, मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो डिसाइड कर लेगा कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कल्याणकार होगा या नहीं, यानी कि बच्चे के वेलफेयर के लिए होगा या नहीं, ठीक है। तो वो कोर्ट अभी देखिए 9 का जो सबसेक्शन 5 है वो कोर्ट के बात कर रहा है कि कोर्ट किस तरीके से किसी बच्चे को अडॉप्ट करवाएगी, ठीक है ना, या कोई गार्जियनशिप देगी किसी को, भाई या तो अडॉप्शन करवाएगी उसको, या अगर उसकी गार्जियनशिप भी दे रही है तो ये सब बातों का ध्यान रखेगी, बच्चे की उम्र का ध्यान रखेगी, बच्चे की समझने की शक्ति पे ध्यान देगी, बच्चे की इच्छा पे ध्यान देगी, और इन सब को देखते हुए कि उसका वेलफेयर है या नहीं है, उन सबको देखते हुए वो समाधान करेगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आपत्ति के लिए ये दत्तक देने के प्रतिफल स्वरूप कोई सदा या नाम किसी, अच्छा वो इसके अलावा देखिए क्या कह रहा है कि दत्तक देने के प्रतिफल स्वरूप, यानी प्रतिफल स्वरूप आपको पता है कि कोई संदाय या इनाम, यानी कोई अमाउंट की बात तो नहीं है, कोई गिफ्ट की बात तो नहीं की गई है, संदाय या इनाम के सिवाय, यानी अब इनाम के अलावा जैसा कि न्यायालय मंजूर करे अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले को ना तो प्राप्त किया हो और ना प्राप्त करने का करार किया, यानी कि कोर्ट उसको ऑर्डर करने से पहले, उसको गार्जियनशिप देने से पहले कोर्ट ये भी देखेगी कि कहीं इन लोगों के बीच में किसी पैसे को लेकर तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, या जिसने आवेदन दिया है कि भाई मुझे बच्चा चाहिए और जिससे वो बच्चा ले रहा है, उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट इस तरीके का तो नहीं हुआ है कि इसको इनाम पाना हो या उसमें कोई लेन देन का करार हो, ठीक है। तो या किसी व्यक्ति के आवेदन करने वाले के किया या दिया है, और ना ही करने का, या ना तो उसको लेन देन हुई हो और ना ही उसका करार इस तरीके का हुआ हो, तो कोर्ट इस चीज़ पे भी ध्यान देगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की, भाई देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चा दिखाते हैं कि भाई हम गोद ले रहे हैं, लेकिन वो गोद नहीं ले रहे होते, एक तरीके से मानव यानी बच्चा खरीद रहे होते हैं और उसको लीगली रूप देने के लिए बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम पहले
बहुत ये आया था न्यूज़ में कि लोग विदेश से आते हैं और वो बच्चों को गोद ले लेते हैं और बाद में उनको वहाँ पे शोषण करते हैं, यानी उनसे वर्क कराते हैं। ये आया था, ये मैंने जहाँ तक मुझे याद है तो मैं स्कूल टाइम में, मेरा स्कूल टाइम पीरियड चल रहा था जब मैंने इस टाइप की न्यूज़ें सुनी थी। तो अ, उस तरीके के मामलों में क्या होता है, बच्चा वो आपने ले लिया, आप उसको ले गए, कोर्ट को लगा ठीक है वेलफेयर है, बच्चा विदेश में जाएगा, बहुत अच्छी परवरिश होगी, लेकिन पता चला वहाँ तो बच्चे के साथ गलत काम हो रहा है, ठीक है, उसके साथ गलत हो रहा है। तो इसलिए कोर्ट ये बोला गया कि कोर्ट इन सब चीज़ों पे भी देखेगी, वेलफेयर तो देख ही रही है, साथ में वो ये भी देख रही है कि बच्चे लेने या दत्तक लेने के बाद जो अडॉप्ट करा जा रहा है बच्चा या उसकी गार्जियनशिप ली जा रही है, तो कहीं उसमें पैसों का तो लेन देन नहीं है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट ऐसा तो नहीं है जिसमें इनाम या पैसों की बात हुई हो, तो कोर्ट ये भी देखेगी, ठीक है। अब इसमें बात आती है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेशन क्या है इसका। एक्सप्लेशन में देखिए 3 बातें बताई गई हैं। पहला बताता है माता और पिता पदों के अंतर्गत दत्तक माता दत्तक पिता नहीं आते, ठीक है। अब इन्होंने कहा माता और पिता, देखिए गोद बच्चे को कौन दे सकता है, माता पिता, जो उसके नेचुरल गार्जियन है। अब इसमें जो एडॉप्टेड फादर या मदर है वो बच्चे को गोद नहीं दे सकते, ठीक है, वो इसके अंतर्गत, वो माता पिता इस माता पिता की कैटेगरी में नहीं आते। अब आप समझिए, ए है वो बच्चे का नेचुरल माँ है और बी जो है वो बच्चे का नेचुरल फादर है, यानी बच्चे ने उससे जन्म लिया है। आपको पता है नेचुरल माता पिता कौन होते हैं, जिससे बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जो बच्चे के बाय बर्थ पेरेंट्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल बोलते हैं कि भाई बाय बर्थ है, ब्लड से है ये, इनके द्वारा ही पैदा हुआ है वो चीज़, तो वो नेचुरल माता पिता हो गए। अब मान लीजिए उन माता पिता ने क्या करा, बच्चे को सी को अडॉप्ट करा दिया, ठीक है, सी ने उसको ले लिया। अब माता पिता कौन हो गए उसके, सी और डी हो गए। अब क्या करा, सी और डी उसके माता पिता हो गए, तो कौन से माता पिता हुए, वो एडॉप्टेड माता पिता हुए, लेकिन लोगों की नज़र में तो ये है कि भाई माँ बाप है। अब अगर वो चाहें कि हम ये बच्चा ई और एफ को दे दें, यानी आगे किसी एक कपल को दे दें, तो वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा, वो दोनों जो है वो माता पिता की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। माता पिता जो शब्द इस्तेमाल है नेचुरल गार्जियन वाले के लिए है, वो एडॉप्टेड माता पिता के लिए नहीं है, ठीक है, आगे। अब दूसरी बात आती है संरक्षक। संरक्षक की बात की गई गार्जियंस, तो गार्जियंस का मीन्स क्या है, इन्होंने गार्जियंस बताया है कि गार्जियंस वो होता है जो बच्चे के शरीर और बच्चे की संपत्ति की देखरेख करता है, ठीक है। गार्जियंस दो तरह के होते हैं, संरक्षक दो तरह के होते हैं। पहला, जो माता पिता है उनके विल के द्वारा जिसे बनाया गया, जैसे मान लीजिए ए और बी, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सी को सौंप देते हैं और एक वसीयत लिखते हैं कि मेरे बच्चे का जो भी वेलफेयर होगा, जो भी इससे रिलेटेड जो भी फैसले होंगे वो सी करेगा। वसीयत में आ गया, विल में आ गया। अब हुआ माँ बाप खत्म हो गए, ठीक है, माँ बाप खत्म हो गए। अब खत्म होने के बाद क्या हुआ, जो सी था वो उस बच्चे की सारी देख रेख करेगा, तो एक तो संरक्षक हो गया वो। अब दूसरा संरक्षक कौन होता है, जो कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि मुझे कोई बच्चा मिल जाता है और मैं उस बच्चे की गार्जियनशिप लेने के लिए कोर्ट में जाती हूँ और मैं कहती हूँ जनाब मुझे इस बच्चे की गार्जियनशिप चाहिए, तो कोर्ट ही मुझे उसका अपॉइंट करेगी, मैं अपने आप उसकी गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि ना तो मुझे उसके नेचुरल माता पिता मुझे अपॉइंट करके गए, तो मैं कैसे उसका राइट, उसके उसके वेलफेयर की चीज़ों के लिए फैसला ले सकती हूँ, नहीं ले सकती ना। तो इसके लिए कोर्ट मुझे अपॉइंट करेगी, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ और वाकई मैं बच्चे का अच्छा भविष्य बना सकती हूँ और बच्चा मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगा या उसका वेलफेयर रहेगा, तो कोर्ट मुझे उसका लीगली गार्जियन बना देगी, ठीक है ना। तो इस तरह के दो गार्जियन उन्होंने बात कही है। फिर तीसरी बात है ये न्यायालय। अब न्यायालय इसमें कौन सा आता है, देखिए न्यायालय जो आएगा इसमें सिविल कोर्ट आएगी। सिविल कोर्ट कौन सी, जो डिस्ट्रिक्ट अदालत की होती है, यानी जिला अदालत की, ठीक है। और वो कौन सी होगी, वो होगी जहां बच्चा रह रहा है। देखिए मान लीजिए मैं हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मैं उस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ जो, या मैं उस बच्चे की गार्जियन बनना चाहती हूँ या मैं उसको गोद लेना चाहती हूँ जो बच्चा बम्बई में रह रहा है, ठीक है। बम्बई के एक अंदर, बम्बई के अंदर जो शहर है, जैसे मान लीजिए वर्सोवा, मान लीजिए, ठीक है, बम्बई में एक जगह है वर्सोवा, वहाँ का है। तो क्या मैं दिल्ली में उसके लिए केस फाइल कर सकती हूँ, नहीं, मैं केस नहीं फाइल कर सकती, मुझे उसके लिए बॉम्बे के उस वर्सोवा का जो कोर्ट लगता होगा मुझे वहाँ जाके फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ए है वो रहता है दिल्ली और बी जो है, जो बच्चा है वो रहता है लखनऊ, तो
क्या वो दिल्ली में केस फाइल कर सकता है उस बच्चे की गार्जियनशिप लेने के लिए, कस्टडी लेने के लिए? नहीं। वो क्या करेगा, वो लखनऊ जाएगा और लखनऊ में जाके जो जिला अदालत होगी, जिस एरिया में वो बच्चा रह रहा है, और उस बच्चे के एरिया से जो कोर्ट जिला न्यायालय होगी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, उस कोर्ट के सिविल कोर्ट में जाके वो केस फाइल करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ हमेशा सिविल कोर्ट में फाइल होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में फाइल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ फाइल होगा। तो ये बात बताई कि कोर्ट कैसी लगेगी, कोर्ट वो लगेगी जहाँ वो बच्चा रह रहा है, जिस क्षेत्र में वो बच्चा रह रहा है, उस क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित कोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें केस है धनराज जैन वर्सेस सूरजबाई 1973, राजस्थान का है। इसमें कहा गया एक वयस्क को दत्तक देने के लिए केवल प्राकृतिक माता पिता ही सक्षम है, कोई सौतेली मां नहीं। देखिए इसमें वर्ड यूज किया गया वयस्क, अडल्ट। ठीक है, इस केस में यूज किया गया। तो देखिए जनरल सी बात है, अब जो बच्चा गोद दिया जाता है वो 15 साल से छोटा बच्चा गोद दिया जाता है, 15 साल से कम के बच्चे को ही गोद दिया जाता है, वही कैपेबल जाता है। लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया कि कई जगह से रीति रिवाज बने हैं कि भाई हमारे यहाँ तो 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा भी गोद लिया जा सकता है, 18 साल का बच्चा भी गोद लिया जा सकता है, हमारे तो रिवाज है, पीछे से चला रहा है, तो वहाँ फिर ये अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ वो 16 साल या 17 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये इसी चीज को देखते हुए इस वाले केस के अंदर है कि वयस्क दत्तक देने के लिए केवल प्राकृतिक माता पिता ही सक्षम होंगे, सौतेली मां नहीं होगी। यानी कि स्टेप मदर अगर है उस बच्चे की, तो वो उस बच्चे को किसी को अडॉप्शन नहीं दिलवा सकती। वो ये नहीं कह सकती वो दूसरे को बच्चे को जाके गोद, अपने उस बच्चे को जाके गोद दिलवा दे, किसी और को गोद दे दे, नहीं दे सकती, सिर्फ नेचुरल माता पिता। देखिए ये बात यहाँ वयस्क, इस केस में वयस्क वर्ड आया हुआ है, लेकिन अगर हम अवयस्क यानी माइनर बच्चे की बात करते हैं, जो कि 15 साल से छोटा, जो कि रूल्स है, नियम है कि भाई 15 साल के बच्चे, 15 साल से कम के बच्चे को ही गोद लिया जाएगा, तो उसमें भी यही बात है कि जो बच्चा को गोद देगा वो कौन देगा, माता पिता। और माता पिता कौन से होंगे, जो नेचुरल गार्जियन है, उसके प्राकृतिक रूप से उसके माता पिता हैं, या जो उसको गार्जियन है, संरक्षक है, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है या विल ने अपॉइंट किया है माता पिता की, वो। सौतेली माँ बच्चे को गोद नहीं दे सकती है। ठीक है, फिर एक केस और है दीनदयाल वर्सेस संजीव कुमार, AIR 2009। इस केस राजस्थान का ही है। इस केस में कहा गया कि यदि माता पिता, यदि कोई विल बनती है, भाई जब बच्चा गोद लिया जाता है, तो देखिए एक विलेख, हिंदी में तो उसको विलेख बोलेंगे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डीड। एडॉप्शन डीड आपने बहुत सुना होगा नाम, तो एडॉप्शन डीड होती है। अब वो एडॉप्शन डीड जो है वो रजिस्टर्ड होने पर भी, मतलब रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके अंदर माता की सहमति का अभाव है, यानी कि कहीं भी मदर की कंसेंट नहीं आई हुई है। ठीक है, तो ऐसा एडॉप्शन जो होगा वो इनलीगल हो जाएगा, विधि मान्य नहीं होगा। ये कहा गया दीनदयाल वर्सेस संजीव कुमार में। अब इसको आप समझिए थोड़ा सा, जैसे कि ए है और बी, ये कपल हैं, और वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को डी और ई को अपना बच्चा सौंपते हैं, गोद देते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ए बी और सी डी के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है कि भाई मैं आपका बच्चा लूंगा, वो कहता है ठीक है जी मैं आपको अपना बच्चा दे दूंगा। तो ये क्या करते हैं, एक डीड तैयार करते हैं। ठीक है, एक विलेख तैयार करते हैं। जब वो डीड तैयार होती है तो उस पूरी डीड में माता की सहमति कहीं शब्द नहीं आता, क्योंकि देखिए जब बच्चे को गोद दिया जाता है तो उसमें माता की कंसेंट भी जरूरी है, और माता दे रही है तो पिता की कंसेंट भी जरूरी है। ठीक है, कंसेंट कब नहीं ली जाएगी ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कंसेंट जब नहीं ली जाती, जब वो हिंदू ना रहा हो, या कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो, या वो संसार को त्याग चुका हो। ठीक है ना, तब उस जगह पे नहीं ली जाती है। नहीं तो एक पक्ष, मतलब जो एक हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ जो है, अपने आपस में एक दूसरे की कंसर्ट जरूर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डेट तैयार हुई, डेट में पिता की कंसर्ट तो दिख गई, लेकिन माता की कंसर्ट का अभाव था, यानी माता का कहीं शब्द ये नहीं आया कि मैं सहमत हूँ अपने बच्चे को देने के लिए। तो इसका मतलब क्या माना गया कि भैया माता की सहमति है ही नहीं, डीड भले तैयार हो गई लेकिन माता की तो सहमति नहीं है। और एडॉप्शन एक्ट हमें चीख चीख के ये कह रहा है कि भैया जब भी बच्चा दिया जाएगा तो माता की सहमति लेना जरूरी है। भाई अगर कोई पुरुष किसी बच्चे को कोई दे रहा है किसी को, तो अपनी वाइफ से पूछ के देगा ना, और वाइफ दे रही है तो अपने पति से पूछ के देगी। तो वही चीज इसमें कही गई कि माता के उसमें सहमति नहीं थी, तो उसको क्या किया गया, वो रजिस्टर भले हो गई लेकिन उसे इनलीगल माना गया।
ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 9 समझ में आ गया होगा। देखिए मेरा थोड़ा बताने का तरीका बहुत डीपली होता है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाती है। तो आई होप आपको सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 10 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कोशिश मेरी ये रहती है कि वीडियो छोटी बने, ताकि आप बोर ना हो और चीज़ों को अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई आपको कोई सवाल हो आपका, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और व्यू तो आप कर ही लें। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड गुड नाइट, शब खैर।